अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। 9 मई के बाद से रूपोश होने वाले पीटीआई रहनुमा जो 9 अगस्त से लापता थे, गुज़श्ता रात 8 बजे एक टीवी शो में अचानक से रूनुमा होते हैं और इस टीवी इंटरव्यू में वो चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार कर देते हैं। उनके ये इल्जामात न सिर्फ चेयरमैन पीटीआई बल्कि पीटीआई के कुछ दीगर रूपोश सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ भी एक चार्जशीट है। उस्मान डार ने निजी टीवी के शो में अपने इस इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि सानिया 9 मई की तमाम तर प्लानिंग जमान पाक में चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में हुई, जिसका मकसद आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद तमाम काम मंसूबाबंदी से किए गए। वो क्या इंकशाफ है, बल्कि तहलका खेज इंकशाफात है जो उस्मान डार कर रहे हैं। उस्मान डार ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी इंकशाफ किया कि इक़्तिदार जाने के बाद पीटीआई में 2 तरह के ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप वो था जो मज़ाहमत और फौज के खिलाफ मज़ाहमत के हामी थे। इस ग्रुप में मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, उमर अयूब और दीगर शामिल थे। जबकि दूसरा ग्रुप वो था जो किसी भी सूरत मज़ाहमत का हामी नहीं था और मफासले पर गामजन था। इस ग्रुप में वो खुद अली मोहम्मद खान और शफकत महमूद जैसे लोग शामिल। अब हैरानकुन तौर पर डार साहब ने खुद को सियासत से बेलायता कर दिया और ये कहा है कि वो सियासत में मिसफिट थे। उस्मान डार ने कल के इंटरव्यू में खुद को सानिया 9 मई से यकसर अलग कर लिया और बताया कि वो किसी भी किस्म के इंतशार में मुलविस नहीं थे। उनसे जब सवाल किया गया कि वो 9 अगस्त के बाद से तकरीबन 25 रोज़ कहाँ थे, तो इसके जवाब में उनका ये कहना कि वो खुद लापता थे। उनका ये बयान चौंका देने वाला था क्योंकि उनकी कराची से गिरफ्तारी से मुताल्लिक खुद निगरां वज़ीर दाखिला वो एक टीवी टॉक बता चुके हैं कि उस्मान डार को कब, कैसे और कहाँ और फिर क्यों गिरफ्तार किया गया। अब उस्मान डार के इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हल तलब हैं, जैसे कि वो 8 अगस्त के बाद से थे कहाँ, उनके घर वालों से राब्ता क्यों नहीं था, वो अचानक इंटरव्यू देने कैसे पहुंच गए और इंटरव्यू के बाद अब कहाँ है। इन सवालात के जवाब किसी को मालूम नहीं है, ना मालूम है। उस्मान डार ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफात किए कि वो चेयरमैन पीटीआई और कुछ दीगर सीनियर क़यादत जो अभी तक रूपोश है उनके खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट है। ये देखना अभी बाकी है, आया उस्मान डार सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, जिस तरह किनारा कशी इख्तियार करने की बात वो कर रहे हैं, या फिर सुल्तानी गवाह बनते हैं। अगर उनकी जानिब से 161 और 164 का बयान दे दिया जाता है जो चेयरमैन पीटीआई के कानूनी महाज पर उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि उस्मान डार का ये इंटरव्यू बारिश का पहला कतरा है, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक पै दर पे इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होने वाला है। उस्मान डार ने खुद को 9 मई से बरी ज़िम्मा करार दे दिया और बताया कि रूपोशी और लापता होने वाले अयाम के दौरान इस सोच में मगन रहे कि उन्हें कौन सी सियासत करनी चाहिए, मज़ामत वाली या मफामत वाली। लेकिन हक़ाइक़ इससे बिल्कुल बरक्स है। वो सानिया 9 मई के दिन से लेकर गिरफ्तार होने से 1 रोज़ पहले तक ना सिर्फ पीटीआई के तमाम तर इक़दामात को जवाज़ बख्शते रहे, बल्कि खुद भी बढ़ चढ़ कर वीडियोज़ के ज़रिए और कभी ट्वीट्स के ज़रिए इसको फैलाते भी रहे हैं, प्रोपोगेट भी करते रहे हैं। अब बरखैफ उस्मान डार अब इन सब से खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन उस्मान डार की फैमिली इस इंटरव्यू को किसी सख्ती का शाखसाना बता रही है। इस इंटरव्यू के नशर होने के कुछ ही देर बाद उस्मान डार की वालिदा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर दिफा करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुनो, जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पर रखकर पूरा कर लिया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ दी, उसकी वालिदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं, मतलब वो क्या कह रही है, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। मेरी बात गौर से सुन लो, जो चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालिदा ने नहीं। तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में और मेरा चैलेंज है तुम्हें, अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता। अब इस सारी सिचुएशन के बाद सवालात तो बहुत सारे हैं और कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात मालूम है, कुछ ऐसे हैं जिनके जवाबात ना मालूम है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद वसूल कीजिए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि आपसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन हो सकता है जो बता सकता है, आपके एक्स कलीग रहे उस्मान डार साहब, आप ही के सियालकोट से हैं, ये जो कुछ डार साहब अब कह रहे हैं और जो पहले कहते रहे हैं गुमशुदगी से 1 रोज़ पहले तक, वो तमाम स्टेटमेंट्स हमने चला दिए हैं। समझ नहीं आ रही डार साहब पहले ठीक कह रहे थे, वो पहले वाले स्टेटमेंट्स माने, या जो अब टीवी टॉक शो में आके इंकशाफात कर रहे हैं अब वो ठीक कह रहे हैं। अब आपके साथ उनका वक्त गुजरा है, कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त साबित होता है, आपको क्या दिखाई देता है? पहले ठीक थे, अब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सानिया 9 मई का जो हक़ाइक़ के साथ जुड़ा बयानिया ले के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज़ वजूद में आई थी और जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी इंटरव्यूज़ में इस बात को मैं दोहराती रही और बावर कराती रही कि ये
इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन का नाम लेके ये लोग जो हैं वो गुमराही का शिकार हैं। और वो गुमराह लोग जो हैं वो राह रास्त पे जब तक नहीं आते पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। तो मैं वेलकम करूँगी उस्मान डार को कि उसने बिलाखिर सिराते मुस्तकीम का रास्ता अख्तियार करते हुए अपने आप को उस गुमराह टोले से लाताल्लुक किया। अब देखना ये है कि वो जो कह रहे हैं, नहीं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है डॉक्टर साहब जी, ज़िम्नन मेरा सवाल से पहले फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो वेलकम टू द क्लब आपने कहा है डार साहब को, ये वही क्लब ज्वाइन कर लिया उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब ने किया था, या इमरान इस्माइल साहब ने, या बहुत सारे लोग जिन्होंने 9 मई के बाद अपने आप को डिस्टेंस किया और ये तक कह दिया कि हमने सियासत को खैर बात कह दिया है, लेकिन उसके बाद फिर कहा नहीं सियासत तो भी हम करेंगे। तो ये उसी तरह से ये वो पैटर्न है। देखिए उस्मान डार का जो एक नैरेटिव कल जब मैंने सुना तो ये आप चला रहे थे उनकी सारी स्टेटमेंट, ये दोनों भाई उस इंतशार को हवा देने में, अवाम को गुमराह करने में, बरगलाने में, जोश दिलाने में और अदारों के ख़िलाफ़ जहरीला बयानियाँ बनाने और उस पे तेल छिड़कने और आग लगाने में पेश थे। और 9 मई के बाद इनका अचानक रोपोश होना, लेकिन उसके बाद इनका मसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए अपने उस लीडर के साथ मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए और प्रोग्रामों के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर यकजहती करना, इस बात की कासी कर रहा था कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं और वे ये देखना चाहते हैं कि जो पावर है या ताकत का जो सरचश्मा है, क्योंकि ये लोगों को ये कह के गुमराह कर रहे थे कि इनकलाब आ चुका है और इनकलाब ने दस्तक दे दी है और अब बस जिस मकसद के लिए ये सब कुछ किया और उन्होंने अपने मुंह से ये लफ्ज़ अदा किए कि इसका मकसद जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को ओहदे से हटाना था और अफरा तफरी, इंतशार और गिराव जलाओ के ज़रिए जो है अपना नुक्ता नज़र मनवाना था। अब वो चेयरमैन पीटीआई की जो सोच और नज़रिया और बयानिया था उसकी आबियारी करने वाले उस्मान डार साहब ने राय रास्ते इख्तियार करते हुए अगर तौबा की है। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब ये हुआ कैसे? देखिए अब ये चेंज्ड या न्यू वर्जन या अपडेटेड वर्जन ऑफ उस्मान डार हमें दिखाई दे रहा है और जैसे आप फरमा रही हैं कि 9 मई के बाद से भी उनकी ट्वीट्स में, उनके स्टेटमेंट्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो एजिटेशन को हवा ना देती हो, भरपूर अंदाज में किया गया। ये आनन फानन से जो कुछ हुआ है ये तो उनकी वालदा मोहतरमा भी समझने से कासिर है कि डार साहब, और फिर जो वो कह रही हैं, जिस खदशे का इजहार वो कर रही हैं, क्या उसमें कोई जरा कोई एलिमेंट है ऐसा? मैं इस फैमिली को बहुत करीब से जानती हूँ। जहाँ तक उनकी वालदा की बात है, मेरी भी वो माँ की जगह, मैं उनका एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। एक तरफ जो है वो उस सारे अमल से लाताल्लुकी करके अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं उस इंतशार और इंतहा पसंद बयानिए से और गिराव जलाओ से और उस अमल से जो 9 मई को हुआ, और दूसरी तरफ वो एक विंडो जो है वो पीटीआई के अंदर खुली रखना चाहते हैं और उसको वो अपनी वालदा को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी बूढ़ी वालदा को एक शील्ड बना के वो उस बयानिए के पीछे छुप के वार करना चाहते हैं। लेकिन ये इतने ना तो सियालकोट के लोग मासूम हैं और ना जो है हमारे ओवरऑल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस जो है इतना कमज़ोर है कि उनको ये समझ ना आ रही हो कि एक भाई जो है एक दिन पहले वफा की तस्वीरें वायरल कर रहा था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो लेक्चर दे रहा था कि भाई ये जो हमारे ख़ानदान की वफा और इस पूरे के पूरे हमारे जज्बे और ईमानी क़ुव्वत और ताकत जो है वो चेयरमैन पीटीआई के साथ चट्टान बन के खड़ी है। तो अगले ही दिन वो हंसते मुस्कुराते, और अगर आपने भी वो वीडियो देखी हो या वो तस्वीर देखी हो जिसमें वो एक यूथ के लीडर की बजाय एक 80 साला बाबे के रूप में वो वीडियो और तस्वीर जो है वायरल होती है और एकदम से फिर वो क्लीन शेव होके वापस उस रूप में आके जी। वो टीवी टॉक शो में बैठते हैं
और ये चीज़ें यकीनन बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं। पहली बात तो ये है कि अगर उस्मान डार, उमर डार और उनके दीगर साथी जो हैं वो किसी भी किस्म की दहशतगर्द सोच या कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं तो कानून जो है वो सबके लिए यकसा होना चाहिए। उसके अंदर ये स्टेटमेंट दे के उन्हें अपने आप को बरी-ए-ज़मान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर लेकिन बहुत सारे ऐसे तो लोग जो उन्हें ये ये स्टेटमेंट्स सारा- दे के आपकी पार्टी को भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनको भी इसमें शामिल करके कह रही? देखिए, हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि जो शख्स भी 9 मई के वाक़यात में किसी तरह भी मुलव्वस है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खोले। जो लोग इसमें आए हैं वो उन वाक़यात के अंदर, उन FIRs के अंदर कहीं नामजद नहीं है, और अगर कोई नामजद है तो कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसी के वतन दुश्मन जो अज़ाइम और एजेंडा है उसका बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाएगी। इसीलिए कुछ लोग डिसोसिएट भी हुए और लुका छुपी करते रहे पार्टी के साथ भी और हमारे बयानी के साथ भी। तो लेकिन हमारा बड़ा जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान साहब का क्लियर मौक़िफ़ है कि हम खुले बाजों से सबको वेलकम करेंगे, लेकिन उनको नहीं जिन्होंने 9 मई की उस तबाहकारियों में हिस्सा डाला या पाकिस्तान उस्मान डार साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनकी कंट्रीब्यूशन नजर यानी डार साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई कह रही कि जगह नहीं है। जगह उन्होंने, जब पहली बात तो यह है कि उन्होंने सियासत से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, डिसोसिएट किया। असल में सियासत थी क्या? सियासत थी इमरान खान के बल्ले के साथ जुड़ा अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर 30 मार खां साबित करना। ग्रास रूट लेवल पे आपने अपने आप को कभी कनेक्ट ही नहीं किया और इमरान खान की फेस वैल्यू को कैश करा के उनके ही उस बल्ले के निशान पे वोट लेके आप पहलवानी दिखाएं सियासत के मैदान में, तो वो पहलवानी ज़्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि सियासी पहलवान वही होता है जो सियासत के मैदान का खिलाड़ी होता है और जो हर तरह के हालात का मुकाबला करता है और डट के चट्टान बन के उन मुश्किलात का सामना करके अपनी सियासी जो राहें हैं उनको छोड़ता नहीं है। तो उनका सियासत से जुदा होना मीन के ये कारोबारी लोग जो हैं ये सियासत को फिर कारोबार के लिए ज्वाइन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए सरप्राइजिंगली जैसे आपने कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, होता मेरे लिए सियासत छोड़ जाते हैं। जी मेरे लिए सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा इसलिए था कि जिस तरह के इंकशाफात उस्मान डार ने गुज़श्ता रात किए हैं उसके बाद तो PTI की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, लेकिन उनके की पैड वॉरियर्स भी इजहार यकजहती कर रहे हैं PTI के डार साहब के साथ, और सोशल मीडिया के ऊपर भी जिस तरह की ट्वीट्स हो रही है वो उनको बकअप कर करता है। यही इंडिकेट करता है कि वो दाल में कुछ काला है, और यही इंडिकेट करता है कि उन्होंने स्टेटमेंट देने से पहले ये जितने लोग थे जो उनके लिए कसीदे पढ़ रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लिया और बताया कि मैं जो है वो जो भी हालात और सूरत हाल है उसमें इस वक्त जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। लेकिन जिस अज़म का इजहार PTI की छुपी हुई लीडरशिप कर रही है, अगर उनको इतना ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समेत बाकी जमातों से मसाइल और मुश्किलात हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सियासत के मैदान में सामने आए, छुप के दूसरे मुल्कों में बैठ के बंकर्स मोर्चों के अंदर अपने आप को कैद करके तो सोशल मीडिया के सहारे अपनी पहलवानी टेस्ट करने का तो ये कोई पैमाना नहीं है। तो जो सियासी पहलवान है वो सोशल मीडिया की स्क्रीन से बाहर आए और अवामी दंगल का बिगल बजने वाला है तो वो मैदान में आए और अवाम को ये हक दे दें कि वो फैसला करें कि कौन जो है उनके लिए बेहतर क़यादत हो सकती है। देखिए इस वक्त कल डॉक्टर साहब क्या आपको PTI या चेयरमैन PTI इंतखाबी मैदान में दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये तो एक आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो उनकी स्याह अमल है, जो उनकी कारस्तानियाँ हैं और जो उनका अपने आल-ऐलान खुद उनके टीम के फ्रंट रनर्स जो हैं वो आके वो हकायक बता रहे हैं कि जो हमारे डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच हैं वो चेयरमैन PTI है। तो जो उस डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच हैं
वो कैसे दोबारा उस ग्राउंड में आएंगे जहां पहले उन्होंने इतना गंद मचा दिया है। पहले उसकी सफाई होगी और फिर उसके बाद उस सियासी मैदान के अंदर उनको आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस सियासत के उफक को जिस तरह से धुंधला किया है, जिस तरह से पोलराइज किया है, जिस तरह से नफरत की सियासत के बीज बोए हैं और नौजवानों के जहनों को आलूदा किया है। ये कल उस्मान डार कह रहा था कि एक ऐसा बयानिया जो अफवाज पाकिस्तान और खसूसी तौर पे सिपा सलार के ख़िलाफ़ था, उसको बाकायदा तौर पे हैमर किया गया, प्लान किया गया, प्लांट किया गया, मैनेज किया गया, मैनोवर किया गया और फिर जाके 9 मई के वाक़यात ने जन्म लिया। तो जब ये सारी चीज़ें वो ख़ुद अपनी ज़बान से चैनल्स पे बैठ के बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद उनकी वालदा को किसी और को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। माएँ जो है वो भोली होती हैं और उनकी भी माँ भोली है, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी रेड लाइंस को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलिए फेट है चेयरमैन पीटीआई का, उन्हें भुगतना पड़ेगा जो 9 मई में हुआ। और फिर जैसे उस्मान डार जैसे लोग भी कह रहे हैं मास्टरमाइंड वो थे, उनका भी ये ब्रेन चाइल्ड था। पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी भी आपको पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में आती हुई दौड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, या आपको लगता है पीटीआई होगी, चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे? लास्टली एंड वेरी क्विकली डॉक्टर साहब। देखिए, ये मुझे तो नहीं इस बात पे कोई मैं राय दे सकती या कोई हतमी तौर पे कोई मेरी ख्वाहिश या उसके साथ जुड़ा कोई ऐसा बयानिया मैं अपनी जमात से तो जारी नहीं कर सकती। लेकिन जो बज़ाहिर मैं अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पे ये कह सकती हूँ कि जिसने जो बोया है पहले उसको वो काटना है, तो उसके बाद उसको मैदान में आना है। और जब तक वो अपनी बेगुनाही की क्लीन चिट अदालतों से नहीं लेके आता, उसका इलेक्शन के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर उस तरह से शामिल होना जो है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब। जराए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 तरह की ग्रुपिंग पैदा हो गई है। एक ग्रुप चाहता है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आए, जबकि दूसरे ग्रुप की राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो नवाज शरीफ को कायल करने में मसरूफ है कि तब तक वापसी मौखर कर दे जब इलेक्शंस की हतमी तारीख का ऐलान नहीं कर दिया जाता। अब इस तरह की खबरों के बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस आने का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहली जो क्लैरिफिकेशन आई है वो इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से आई है और वो इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक तारीख कोई है या कुछ डिलेज मौजूद है। ग्रुप है पीएमएलएन के अंदर, उसने मियां साहब को ये कहा है कि आप अपना जो आने का प्रोग्राम है इसको फिलहाल मुलतवी कर दें। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ लंदन के अंदर, अभी मियां साहब से भी मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहां से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले, और वहां से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फाइनल है और वो पहुंचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं ये ग्रुपिंग की खबरों में किस हद तक सदाकत है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? आपको तो पता ही है, ये तो बड़ी मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि 21 अक्टूबर को मियां साहब आ रहे हैं लाहौर, मीनार पाकिस्तान पे आएंगे और हम सब पूरे पंजाब से और पूरे मुल्क से रैलियां लेके और लोगों के साथ। नहीं शेख साहब, ये नून लीग का आखिरी फैसला है के लिए जी। अभी तक लेकिन आखिरी फैसला तो हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म है, और अब कोई और तब्दीली हो जाए मैं नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं है और यही फैसला है। हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए ना, टिकट कटवा ली गई है, तैयारियां कर रहे हैं अपने। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि टिकट कंफर्म हो गया उनका। जी टिकट, ये तो आपके मीडिया से ही मुझे पता लगा है कि टिकट कंफर्म हो गया है, आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले ये खबर फ्लोट करा रहे थे कि टिकट कंफर्म हो गया है, अब वही जराए इसकी तरदीद भी कर रहे हैं। जराए ये बता रहे हैं कि टिकट विकेट कोई कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए ये एक टेस्टर दिया गया था, टिकट अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। अब इस खबर को अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज़। ये मुझे तो और कुछ नहीं पता, आपके मीडिया से ही पता लग रहा है। हम भरपूर तैयारियां अपनी, मुझे ये पता है कि हम भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और हम
हज़ारों के मजमू के साथ हर ज़िले से इंशाल्लाह पहुँचेंगे वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे। और लोगों में जोश खरोश है। और क्योंकि देखिए 2017 में जो छोड़ के गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उस वक्त तो पाकिस्तान के हालात बड़े डिफरेंट थे। नहीं शेख साहब, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन नून लीग में दो राय पाई जाती है। एक राय ये है कि मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए, और दूसरी राय ये है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनका वापस आना नून लीग के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और उसके बाद वो रिएक्शन भी नहीं आएगा नून लीग के कारकुनान की तरफ से जो आना चाहिए अगर कायद गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये दो राय है, नून लीग इन दो आरा में मुनकसिम है। इज इट ट्रू? जी, राय तो हमेशा पार्टी में होती हैं, होनी भी चाहिए, मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन मेरी राय बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि मियाँ साहब को इंतज़ार कर रहे हैं, मियाँ साहब को आने चाहिए, लोग बड़े वालहाना तरीके से उनको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह मियाँ साहब के आने से फ़िज़ा चेंज होगी। इस वक्त ज़रूर मुश्किलात हैं, मुल्क के हालात जो हैं। नहीं, मगर इस बात की कंफर्मेशन किस हद तक कि मियाँ साहब आएंगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे? नहीं, मियाँ साहब कानूनी पूरी कार्रवाइयाँ पूरी करेंगे, जो कानूनी जितनी भी मामला, वो अपने लीगल टीम से बिल्कुल टच में हैं, जो कुछ भी लीगल पोजीशन होगी कानूनी होगी। इंतजार की एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ अभी तक लीगल टीम ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है। ये मेरे ख्याल में पहले उनके आने पे ही अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं ना, उनकी मौजूदगी जरूरी है। देखिए इसहाक डार साहब ने आने से पहले प्रोटेक्टिव बेल ली थी, वहाँ लंदन। अब मियाँ साहब वापस पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो उनका मुकद्दर गिरफ्तारी है सर। लीगली तो ये ग्राउंड्स है, कानून तो कहता है कि उनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो इश्तिहारी और मफरूर है। वो देखिए, जब उनकी बेगम साहबा बड़ी बीमार थी और उनको पता था, उनकी अपोजिशन हुकूमत थी, उनको पता था कि मैंने गिरफ्तार होना है, तब भी वो अपनी बेटी के साथ मिल के आए, अदालत में पेश हुए। देखिए ये तो पॉलिटिशियन को गिरफ्तार हुए सर, उसके बाद इंतखाबात पहले आ जाना चाहिए था, और फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुए मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इंतखाबी रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, अब आके गिरफ्तार होना ये इस बात के मुताहमिल हो सकते हैं मियाँ साहब या नून लीग? वो वक्त और था, ये वक्त इंटायरली डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि दोनों सूरतों में मियाँ साहब बहुत यहाँ पे वो हरदल अजीज़ क्यों के हैं, पॉपुलर होंगे। देखिए एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ने अपने कानूनी तकाज़ों को तो पूरा करना है, आना चाहिए मियाँ साहब को। मियाँ साहब गए थे बीमारी के वजह से वहाँ पे इलाज कराने के लिए, काफ़ी अरसे से अब मियाँ साहब सेहतमंद हैं, और मियाँ साहब के लिए ज़रूरी भी है, मेरी ख्वाहिश, हम सब की ख्वाहिश भी है, और ये तकादा भी है सियासत का कि बहुत बड़े 3 बार मियाँ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और जब वो गए उनको उनसे जो फ़ैसले किए गए और जिस बुनियाद पर फैसले किए गए वो कई बार जिक्र हो चुका है। तो 2017 में जब उन्होंने छोड़ा तो क्या पाकिस्तान नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, भले वो गिरफ्तार हो जाए। आपकी राय ये है कि मियाँ साहब को आना चाहिए, बेशक गिरफ्तार हो जाए? जी, अगर वो गिरफ्तार भी कानूनी तौर पे कोई ऐसा मसला होता है तो कानूनी तौर पे गिरफ्तारी पहले भी देते रहे। अगर कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं होगी, जो कि दिखाई देता है कि बड़ा मुश्किल काम है प्रोटेक्टिव बेल। इसहाक डार साहब का केस इंटायरली डिफरेंट था, मियाँ साहब का केस इंटायरली डिफरेंट है। अगर वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए फिर भी अप्लाई नहीं करते, लीगल टीम नहीं जाती, तो फिर गिरफ्तारी तो नविश्ता दीवार है, और आप कहते हैं गिरफ्तार हो जाना चाहिए। आप वो खुद उनका फैसला है ना जी, वो हम सब ने तो बिल्कुल उनसे गुजारिश की, पर फैसला तो मियाँ साहब का खुद अपना है। वो ये सब चीज़ें समझ के आ रहे हैं और यहाँ आते हैं तो इंशाल्लाह वो तमाम मामलात को फेस करेंगे और बेहतर होगा। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनके लिए हालात बेहतर हों। बहुत शुक्रिया। 5 सितंबर 2023 को पंजाब की निगरान हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना है। चीनी की कीमतों पर हुक्म इम्तना ने कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। शुगर मिल्स के तमाम केसेस मखसूस अदालत में चलाए जाते हैं। शुगर मिल्स, ब्रोकर्स और सट्टेबाजों के जरिए नाजायज मुनाफा कमाया जा रहा है। फैसले से छुटकारा हासिल करते हुए महकमा खुराक ने काबीना के लिए समरी पेश की और काबीना ने पंजाब स्टेज ऑर्डर के जरिए कीमत के तयन का एतबार केन कमिश्नर और पंजाब को दिया था। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कयास आराई करने वालों ने चीनी मार्केट में तकरीबन तबाही मचा रखी है। कयास आराई करने वालों को एमपीओ के तहत हिरासत में लेने की जरूरत है। शुगर मिल्स, डीलर्स, ब्रोकर्स, कयास आराइयां करने वालों ने महंगी चीनी बेचकर 55 से 56 अरब रुपए हथियाए, और हर मिल में 5-6 ब्रोकर होते हैं जो डीलर्स को चीनी फरोख्त करते हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हुक्म इम्तना को खत्म करने की जरूरत है, वरना मुल्क और सूबा मजीद बहरान का शिकार होगा।
जिसके बाद ये केस किया गया और इसका आज फैसला सुना दिया गया है। यानी वो जो स्टे ऑर्डर मौजूद था और पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट इसको हाईलाइट कर रही थी, वो स्टे बिलाखिर टूट गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चीनी की कीमतों से मुतालिक महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी कंट्रोलर जनरल प्राइस का चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है और अदालत ने कहा है कि पंजाब की हद तक प्राइस एक्ट 1977 को कलअदम करार दिया जाता है। सूबे में पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर करेगी और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कुछ आदाद शुमार पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि इस बार मुल्क में माली साल 2022-23 के दौरान मुल्क की ज़रूरत से 10 लाख टन चीनी ज़्यादा पैदा हुई। इसके बावजूद आवाम को शुरू के चंद महीनों के बाद चीनी महंगे दामों मिलना शुरू हुई। फिर चीनी की स्मगलिंग की खबरें आना शुरू हुई, जिसका पहले एतराफ़ FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने किया। उन्होंने एक निजी TV प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि मुल्क में शुगर मिल्स के जितने डीलर्स हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं और शुगर मिल्स मालिकान ने मिली भगत से FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी अमलन जो है वो नाकाबिल अमल बनाया है, जिसके बायस चीनी की स्मगलिंग खुलेआम हो रही है। जिसके बाद हमने देखा कि कैसे मुल्क में चीनी की कीमतों में लगभग 82 रुपये का इजाफा हुआ और इसकी कीमत 180 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। वफाकी हुकूमत ने चीनी की पैदावारी लागत बशमूल टैक्सेस और मुनाफे की 1 किलो चीनी की कीमत 98 रुपये मुकर्रर करके इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी किया था, जिस पर कुछ मुद्दत तो अमल हुआ और फिर शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का इकदाम चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बिलाखिर ये जो फैसला आया है, पंजाब हुकूमत की ये समझती थी, रिपोर्ट की रोशनी में ये सिग्निफाई किया गया था कि असल में ये स्टे जो इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है, अगर ये स्टे ख़त्म होता है और ये तयन कर दिया जाता है कि चीनी की कीमत का जो हतमी जो तयन है वो पंजाब हुकूमत करेगी तो वो बेहतर होगा। तो अब ये केन कमिश्नर के पास मामला आ गया है, पंजाब हुकूमत इस मामले को देखेगी और देखना यह है कि क्या माफिया है जो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करता है, इससे अमलन छुटकारा मिल पाएगा या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।